पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह दिन आज 27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को गुज़रे 18 बरस हो चुके हैं और मोहतरमा की जो काविशें थी सियासी जद्दोजहद थी, जमहूरियत के लिए जो कुछ उन्होंने किया उसे यकीनन फरामोश नहीं किया जा सकता। एक ऐसे वक्त में अपने मुखालफीन को सबको मिला करके मीसाक जमहूरियत साइन करना, आज भी इस मीसाक का जिक्र होता है। और अब कभी दूसरी तरीके से ये भी कहा जाता है कि मीसाक मईशत की जाए और एक और मीसाक जमहूरियत भी की जाए, लेकिन ना तो वो वक्त रहा और ना सियासत में वो वज़ादारी अब नज़र आती है जहां मुखालिफ जमात को या अपने सियासी हरीफ को दुश्मन ना समझा जाए। बहरहाल आज का अगर मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डाली जाए, यानी 2025 फास्ट फॉरवर्ड, तो जमातें वही हैं, सिर्फ शायद एक जमात जो कि एक बड़ी जमात मोहतरमा के बाद, मैं कहूँगी कि उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पार्लियामेंट के अंदर 2018 के अंदर बाकायदा तौर पर उनको हुकूमत मिली, तो उसके बाद से लेके अब तक अगर हम माहौल देखें पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, तो सियासी जमातें एक दूसरे के साथ ऐसे गुत्थम गुत्था नज़र आती हैं। कहती ज़रूर हैं कि मीसाक होना चाहिए, मीसाक जमहूरियत भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो फ़र्स्ट स्टेप है मज़ाकरात का, एक दूसरे को जगह देने का, वो अब तक नज़र नहीं आया। अलबत्ता अब मज़ाकरात की बाज़गश्त हमें नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खैर मकदम भी किया है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मज़ाकरात के लिए वो दावत देते हैं। एक और ख़बर जो कि गुज़िश्ता रोज़ हमने डिस्कस भी की थी, आज उसका रद्द अमल भी सामने आया है। यानी बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर जिनको डिमार्च किया गया था पाकिस्तान की जानिब से, बरतानवी हाई कमीशन ने ये अपना रद्द अमल दिया है कि अगर कोई भी मुल्क ये समझता है कि बरतानवी सरजमीन पर किसी किस्म का कोई जुर्म सरजद हुआ हो, तो उसके लिए उन्हें पुलिस को बाकायदा शवायद खुद फराहम करने होंगे, क्योंकि बरतानवी हुकूमत पुलिस के ऊपर और प्रोसिक्यूशन के ऊपर किसी सूरत जिसे कहते हैं उनके ऊपर उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो आज़ादाना तौर पर काम करती है। और अगर कोई शवाहिद के तौर पर जुर्म साबित होता है, वो बरतानवी लॉ के ज़रिए उसे देखा जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या करता है। अलबत्ता क्योंकि ज़िक्र मुज़ाकरात का है, तो एक हम कहेंगे कि शायद इस पूरी फ़िज़ा को बेहतर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा कदम किया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूके का अकाउंट है ट्विटर का, वहाँ से इस एहतजाज को जिसमें काबिल एतराज़ बातें की गई उसको न सिर्फ डिलीट किया, बल्कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया है जिसमें उन्होंने मजम्मत भी की है और साथ ही उनका ये कहना है कि वो डिसोन करते हैं ऐसे किसी भी एहतजाज को। और साथ ही ये भी कहा कि जिन खातून ने ये काबिल एतराज़ ज़बान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए इस्तेमाल की है, उसका किसी किस्म से तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही वो कोई तहरीक इंसाफ की हैं। तो क्या इस मस्बत पेशरफ से हम समझे कि मज़ाकरात के लिए और माहौल साजगार हुआ है? इन सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, वज़ीर आज़म ने तो पेशकश कर दी मज़ाकरात की, और इस मज़ाकरात की पेशकश के बाद आपने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से इसका खैर मकदम भी किया गया है। ताहम ये समझ में अभी तक नहीं आया, या आप बता सकते हैं, इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि किन उमूर पर हुकूमत तैयार है मज़ाकरात करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब। बात यह है कि मिक्स सिग्नलिंग हो रही है। एक तो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है जिन्होंने वाक़तन खैर मकदम किया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोस्तों को देखें या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुतवातिर तौर पे, वो मैं नहीं समझता कि कोई मज़ाकरात के हवाले से जो है कोई मुस्बत बात रखते हैं या सोच रखते हैं। तो वाज़े तौर पे एक डिस्पैरिटी जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, वो पाई जाती है, और ये तज़ाद अभी भी बरकरार है इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से। मज़ाकरात का बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक नहीं 12 दफ़ा दावत भी दी, और एज़ रिसेंट एज़ जो पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे दोबारा मज़ाकरात का बाब खोलने की पेशकश की और मज़ाकरात की दावत दी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि मज़ाकरात जो होंगे वो सर्टन लेजिटिमेट रिक्वेस्ट जो होंगी उन्हीं के ऊपर से हो सकते हैं। गैर आइनी या गैर कानूनी या गैर जमहूरी अगर किसी की कोई दरख्वास्त है, कोई रिक्वेस्ट है, तो उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाएगा। और
زور زبردستی کے تحت تو کوئی کسی قسم کے مذاکرات ہو نہیں سکتے. صحیح. یا اگر ایسی کوئی انجسٹیفائڈ یا انلیگل ڈیمانڈز آپ رکھیں جو واقعتاً ان لافل ہوں, جو پوری نہ کر سکے حکومت اور نہ ہی کسی آئین یا قانون کے زمرے میں وہ پوری ہو سکتی ہوں, تو واضح طور پہ جو ایک پیرامیٹرز ہیں اس کے وہ تو وزیر اعظم نے سیٹ کر دیے ہیں. اب اس میں سب سے بڑی اور سب سے اگر پیرامیٹرز انہوں نے سیٹ کر دیے ہیں وزیر اعظم نے کہ کوئی بھی خلاف قانون, خلاف آئین یا شاید جو جس میں حکومت شاید کوئی کردار ادا نہ کر سکتی ہو, ان پر تو مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن کیا وزیر اعظم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کن امور پر وہ بات کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ پیشکش باقاعدہ باپ کھولنے کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی ہے. دیکھیں ان سو مینی ورڈز تو انہوں نے ایکسپلیسٹلی اس کو ڈیفائن نہیں کیا, لیکن آئی تھنک کہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک, اور جو ایک لیگل فریم ورک کے اندر باتیں ہو سکتی ہیں, یہ ڈیموکریٹک فریم ورک کے اندر باتیں ہو سکتی ہیں, وہ بالکل ہمیں کرنی بھی چاہیے اور بالکل ہمیں ان کے اوپر ڈسکشن اور ڈسکورس ہونا بھی چاہیے. اب جس طرح مثال کے طور پہ سب سے دیکھیں ایک جو چیز ہے جو پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے بات آتی ہے وہ 2024 کے انتخابات پر آتی ہے اس کے حوالے سے وہ بار بار بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 24 کا الیکشن, اسی طرح پر ہم کہتے ہیں 18 کے الیکشن کی بات کریں تو یہ بات جائے گی تو پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو پھر الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں. آپ اگر آپ کی کوئی تجاویز ہیں تو بالکل اگلا جو الیکشن آئے گا اس کے اوپر الیکٹورل ریفارمز جو ہونے چاہیے, جو انتخابی اصلاحات ہیں, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور یہ ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ہو سکتا ہے. اوکے, تو اس کا مطلب بیرسٹر صاحب کہ 2024 8 فروری کے الیکشن پر کوئی بات نہیں ہوگی, یہ واضح پیغام ہے حکومت کا. دیکھیں پھر تو 18 کی بھی بات ہوگی, پھر اس کے بعد دیکھیں نا کئی الیکشنز پیچھے ہمیں جانا پڑے گا. سو اٹ ایکچولی دیر از نو اسٹاپ ٹو آل آف دس. سو آف کورس وٹس جو کچھ ہو گیا پاسٹ میں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکچولی ڈویل آن دا پاسٹ کہ بھائی 18 میں جو آپ نے کیا, جو آپ نے آر ٹی ایس بٹھایا, آر ایم ایس بٹھایا, جو تمام تر معاملہ ہوا. سو لیٹس موو فارورڈ, وی شوڈ بی فارورڈ تھنکنگ, فارورڈ لکنگ, اور اس کے لیے انتخابی اصلاحات لازم ملزوم ہیں. اور اس کے لیے آپ بالکل بیٹھیں, آپ کی جو اصلاحات ہیں آپ کی طرف سے جو آ سکتی ہیں وہ آپ دیں. حکومت بھی اپنی طرف سے اصلاحات پیش کر سکتی ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر, اور مل جل کے بیٹھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور بالخصوص تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اور جہاں پہ تمام تر سیاسی جماعتیں ریپرزینٹڈ ہوں, وہاں پہ بالکل اس چیز پہ بات ہونی چاہیے. بیکاز دس ڈز ناٹ کنسرن ون پولیٹیکل پارٹی, یہ تو کنسرن تمام ان سیاسی جماعتوں کو کرتا ہے یا اس پہ افیکٹ کرتا ہے جو انتخابی عمل میں حصہ لیتی ہیں. تو بالکل یہ تو نمبر 1 ایجنڈا ہونا چاہیے, پوائنٹ نمبر 1 آف دیز ڈسکشنز, آف دیز ٹاکس, کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں اور الیکٹورل ریفارمز میں جو آپ کی بہتر تجاویز ہیں وہ لے کے آئیں تاکہ حکومت وہ انٹروڈیوس بھی کرے بائی وے آف لیجسلیشن یا تھرو لیجسلیٹو سٹیپس جو لینے ہیں, تاکہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ تو کم از کم دیکھیں کانفیڈنس ایک انسٹل کیا جا سکتا ہے, کانفیڈنس بلڈ کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے 27ویں ترمیم پر بات ہو سکتی ہے, 26ویں ترمیم پر بات ہو سکتی ہے, یہ تو نو گو ایریاز نہیں ہیں. دیکھیں اس میں اگر کوئی ایسی پیٹنٹلی انلیگل, ان لافل, ان کانسٹیٹیوشنل چیز اگر وہ بتائیں کہ حکومت نے کوئی ایسی چیز کی ہو جو بالکل غلط ہو یا بنیادی ڈھانچے سے کہ متصادم ہو یا متضاد ہو اس تمام تر حوالے سے, تو بالکل ہم ڈسکشن وہ کھول سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ حکومت نے کوئی ایسی, کیونکہ میں تو ایک بڑا سینٹرل پیس اور پارٹ رہا ہوں اس پورے پروسیس کا. I was part and parcel of all this process and I've been involved very heavily in 27th and 26th amendment. تو ہم نے تو کوئی ایسی غلط چیز نہیں کی. کیا پارلیمان کا استحقاق نہیں ہے وہ کر سکتی ہے؟ ہم نے تو دیکھے نا 2/3 اکثریت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب نہیں صحیح ہے, آپ نے کہا نا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مذاکرات کرنے وہ کیے جا سکتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ نمبر 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکٹورل ریفارمز ہو سکتا ہے, اور بالکل آئیں تجاویز پیش کریں. لیکن اس پورے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جو سب سے بڑی جماعت میں کہوں گی, سیاسی جماعت, وہ اس وقت تحریک انصاف ہی ہے, جس کے بہت سارے تحفظات آپ سب کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ. اس میں 9 مئی کے کیسز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں عمران خان سے ملاقاتیں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں ان کے ورکرز پر, یا پھر ان کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, یہ تمام امور کیا زیر بحث آ سکتے ہیں ان مذاکرات میں, یا ان پر بھی پابندی ہوگی؟ دیکھیں یہ تمام امور آ سکتے ہیں ماں سوائے 9 مئی کے.
9 मई एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है जो बिल्कुल अदालतों में ज़ेरे जो है वो ट्रायल है, और वो बिल्कुल वो तमाम तर मामला तो उधर है। उधर तो अगर कहें कि हम 9 मई में कोई रिलीफ़ दे दें, ना तो हम रिलीफ़ दे सकते हैं, ना ही हम किसी किस्म की जो है नरमी इनके साथ की जा सकती है, क्योंकि वो तो एक देखें ना लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस को कंप्लीट होना है। हाँ, ये जो एहतजाज के हवाले से या इनका राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, उस हवाले से बिल्कुल ये कोई कानूनी तकाजे पूरे करें, हम बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं, ये कोई श्योरिटीज दें कि हम बिल्कुल पीसफुल एंड रियली इन इट्स ट्रू लेटर इन स्पिरिट उसको पीसफुल एहतजाज होगा, और बिल्कुल कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई इंतशार नहीं फैलाया जाएगा। ये विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में रह के वो एहतजाज होगा, जो कि नहीं होता। अफसोस है इस बात का कि इनका जब भी एहतजाज हुआ, या जब भी, अब कल ही की आप सिचुएशन देख लें, पंजाब असम्बली में बार्जिन जब किया, वहां पे गमले तोड़े गए। मतलब ये थोड़ा सा कम से कम हमें सियासी रवैयों पे और जमहूरी रवैयों पे हमें थोड़ा जो है ना अब नजरसानी करने की। तो अब मुझे ये बताइए कि क्योंकि पेशकश कर दी है उन्होंने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खैर मकदम कर दिया, बट देयर इज़ नो टाइम लाइन एंड हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस, यानी फॉर्मल टॉक्स का जो एक दौर है, वो तो कहते हैं कि हुकूमत ही स्टार्ट करेगी, इसलिए क्योंकि उन्होंने पेशकश की, हमने खैर मकदम कर दिया है और जो गेंद है वो अब हुकूमत के कोर्ट में है। तो देखिए अब ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हुकूमत की तरफ से इतनी ज्यादा संजीदगी के साथ एक नहीं 12 दफा वजीर आजम से लेके तमाम तर लोग जो हुकूमत से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ वज़रा, वो बार बार पेशकश करते रहे, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो सीरियसनेस है वो लैक कर रही है पीटीआई के पार्ट पे या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पार्ट पे। इसका एक ही मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी इन प्लेस है, विच इज ऑलरेडी इन वोग, और वो मुज़ाकरात का वही अमल है, वही कमेटीज हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। आपको याद होगा स्पीकर नेशनल असेंबली साबिक साहब ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो अभी तक जो कमेटीज हैं वो तहलील नहीं की, और उन्होंने भी मुज़ाकरात की दोबारा जो दावत दी थी और कहा था कि दोनों फरीकैन आए, मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ। जाहिर बात है कि किसी भी कोई फरीक का कोई इशू होता है। अच्छा, तो इसका मतलब कि वही कमेटी जो है मुज़ाकरात के लिए रेडी है, लेकिन अब इधर से दूसरी कमेटी बननी है ना, ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, सो देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स आल्सो। देखिए नहीं, कमेटीज वही हैं। मैं दोबारा आपको थोड़ी सी याद दहानी इस हवाले से करा दूं। कमेटी तो तहलील जब की थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने खुद अपने तय, पीटीआई वालों ने कर दी थी। अब यहाँ पे हुकूमत की कमेटी तो एग्जिस्ट करती है, और वो कमेटी जो स्पीकर साहब के पास रजिस्टर्ड है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाली या पीटीआई वाली, जो भी उसको कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हूएवर द मेंबर्स वर एट द टाइम, दे स्टिल एग्जिस्ट। हाँ, उसमें कोई नए मेंबर्स ऑप्ट इन आपने करने हैं, बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, हुकूमत की साइड से भी हो सकते हैं। सही। उसकी जो प्लेस होगी वो नेशनल असेंबली ही होगी, जो वेन्यू है वो वही होगा, और मुज़ाकरात का जो तमाम तर अमल है या तमाम तर जो प्रोसेस है वो उसी तरह जो मीडिएटिव प्रोसेस होगा, वो नेशनल असेंबली के स्पीकर, जो मैं जहां तक देख सका हूं, जहां तक मुझे मैं देखता हूं और जो मामला मेरी समझ में आता है, तो वो प्रोसेस वहीं से शुरू होगा, क्योंकि एक मीडिएटर का होना भी लाज़िम मलजूम है। बगैर किसी मीडिएटर के तो दोनों साइडें मिलके या कोई वेन्यू ना हो न्यूट्रल, बिकॉज़ पार्लियामेंट इज अ न्यूट्रल वेन्यू, स्पीकर इज अ न्यूट्रल मीडिएटर, तो कम से कम वहां पे ही तमाम तर मामला वहीं से जुड़ेगा जहां पे ये मामला मुनक़ता हुआ था। अच्छा, सही। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।